तो हम इसका जो आगे पार्ट कर रहे हैं उन सभी के लिए कि हमने जो पहले जो डिस्कशन किया था वो टारगेट एरिया प्लानिंग और रीजनल एरिया प्लानिंग को लेकर किया था। ठीक है, तो दो टाइप की प्लानिंग होती है, टारगेट एरिया यानी कि टारगेट किसी एरिया को किया जाएगा और उसके यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी। जैसे कि टारगेट एरिया में हमने हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की थी। अब दूसरा जो हमारा टारगेट प्लान है वो राजस्थान कैनाल के बारे में है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमांड एरिया राजस्थान, तो ये एरिया टारगेटिंग हो गया। ठीक है, हमने टारगेट एरिया में और रीजनल एरिया में पढ़ा था कि टारगेट एरिया में एग्रीकल्चर प्लानिंग की जा सकती है, टारगेट एरिया में जो है उसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की जा सकती है, बहुत सारे हमने उसमें डिसीजन किए थे स्टार्टिंग के वीडियो में। तो अब हम बात कर रहे हैं केस स्टडी नंबर 2, इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया राजस्थान। ये केस स्टडी किया जा रहा है। केस स्टडी का मतलब ये है कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोग्रामिंग किए जाते हैं वो किसी एरिया में या किस एरिया में कितने इफेक्टिव हैं, कितना वहां पर वो काम कर रहे हैं, कितना वहां पर उन्होंने काम करके दिया है। ठीक है, तो ये हमें इसमें स्टडी करना होता है, इसीलिए इसको केस स्टडी नंबर 2 यानी कि इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया कहा गया है। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपने देखा होगा सतलुज नदी, जो सतलुज नदी भाखड़ानंगल डैम में आती है और भाखड़ानंगल डैम में सतलुज का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसी पानी को वहां पर जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाकर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट लगाकर वहां पर बिजली तैयार की जाती है। फिर उसी डैम के पानी को आगे इरिगेशन के लिए नहरों में निकाल दिया जाता है। तो पंजाब के जो मोस्टली लोग हैं वो नहरों का जो सिस्टम बना हुआ है वो सतलुज से ही बना हुआ है, और जो इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र है वो भी उसी रिवर से कनेक्ट होकर आगे राजस्थान तक पहुंचाया गया। क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि राजस्थान का थार डेजर्ट एरिया मतलब कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, ठीक है, और जोधपुर एरिया, ये ऐसे एरिया हैं जहां पर बालू के बहुत बड़े बड़े डिब्बे मिलेंगे, मिट्टी वहां पर रेतीली मिलेगी और पानी की बहुत ज्यादा कमी है। पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत डाउन चला गया वहां पर, और बारिश वहां पर होती नहीं है। बारिश का रीजन क्या है, क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे इंडिया में जो दो साइड से बारिश आती है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, उन दोनों से ही आने वाली जो गर्मियों का मानसून है या गर्मियों की जो बारिश है वहां तक नहीं पहुंचती, वहां तक नहीं पहुंचती। अरेबियन सी से चलने वाली जो मॉनसून विंग्स हैं या मॉनसून जो विंड्स होती हैं वो तो इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि अरावली अरेबियन सी से आने वाली मॉनसून विंड के पैरेलल रह जाता है। अरावली जो राजस्थान के थार डेजर्ट में छोटे छोटे पहाड़ हैं उनमें वो पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए वहां पर वो बारिश क्लाउड जो है वो रुक नहीं पाते, और रुक नहीं पाते तो बारिश नहीं होती। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल की साइड से आने वाली जो मॉनसून विंड्स हैं या मॉनसून विंड्स जो हवाएं हम कह सकते हैं जिनके अंदर वाटर वेपर बहुत सारा होता है वो काफी दूर रह जाती हैं। जब बे ऑफ बंगाल को राजस्थान तक पहुंचना है तो उनको बंगाल को क्रॉस करना होगा, उनको बिहार को झारखंड को क्रॉस करना होगा, बिहार झारखंड को क्रॉस करने के बाद यूपी क्रॉस करना पड़ेगा, और यूपी क्रॉस करने के बाद दिल्ली और हरियाणा क्रॉस करते हुए वो राजस्थान में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इतनी दूर दूर से ये क्लाउड्स आते हैं तो बीच में रेनफॉल करते हुए आते हैं, जिस वजह से राजस्थान का थार डेजर्ट एरिया यानी कि थार मरुस्थलीय क्षेत्र खाली रह जाता है और बारिश नहीं होती। राजस्थान का जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, राजस्थान का जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो टोटल बाउंड्री है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, और कश्मीर में बनी हुई लाइन को एलओसी लाइन कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल तो कश्मीर में बनी हुई है जिसके उधर की साइड अफगानिस्तान की टच होते हुए तो वो पीओके एरिया कहलाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो 1948 में राजा हरि सिंह के टाइम में छीन लिया गया था। ठीक है, तो वो तो पीओके एरिया हो गया, और उसके साथ लगती हुई लाइन कौन सी होगी? एलओसी लाइन। लेकिन जो ऊपर जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान बॉर्डर से होती हुई और इंडिया के गुजरात तक जो लाइन लगती है उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसे सर रेडक्लिफ ने 1947 में अगस्त के टाइम
अगस्त से पहले ही तैयार कर दिया था। जब यहाँ पर सर जो वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन की डायरेक्शन में सर रेडक्लिफ ने ये लाइन पाकिस्तान की और इंडिया की तैयार की थी। उसी टाइम में बांग्लादेश की बाउंड्री भी तैयार हो गई थी, जिसको रेडक्लिफ लाइन ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस लाइन के सारे जो नहर बनाई गई है उसको हम कहते हैं राजस्थान या इंदिरा गांधी कैनाल नहर कमांड। पहले इसको राजस्थान नहर कहते थे। 1960 में 1960 में जब ये नहर का काम शुरू हुआ, उस समय इसको राजस्थान नहर कहते थे। कब शुरू हुआ? 1960 में, 1960 में। याद है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि 5 ईयर प्लान वो तैयार किए गए थे 1951 से 56 और 56 से 61 के बीच में जो प्लान तैयार हुए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, उस समय राजस्थान नहर सतलुज नदी से आगे राजस्थान तक पहुंचाई गई थी, मरुस्थल क्षेत्र में पहुंचाई गई थी। उस समय इसका नाम राजस्थान नहर होता था, लेकिन बाद में स्टेज सेकंड इंदिरा गांधी नहर योजना स्टेज सेकंड में नाम रखा गया। ठीक है, स्टेज 1 में राजस्थान नाम था इसका, राजस्थान नहर नाम था। ठीक है, राजस्थान कैनाल। तो बिल्कुल सिंपल है, राजस्थान की जो थार डेजर्ट की लोकेशन है वहां पर बारिश की कमी है, पानी की अंडरग्राउंड वाटर की कमी है, रिवर्स वहां पे लोकल रिवर लूनी रिवर होती है जिससे कोई ज्यादा पानी नहीं होता, लेक्स भी बहुत दूर दूर है, सांबर लेक है वो उदयपुर सिटी की तरफ है, तो उसमें भी कोई ज्यादा इतना बॉर्डर एरिया की तरफ जो थार डेजर्ट पड़ता है उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट को इस एरिया को टारगेट करना पड़ा और टारगेट करके फिर प्लान तैयार हुआ जिसको इंदिरा गांधी कैनाल नहर कमांड क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो देखिए ये लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है, जिसकी थीम सबसे पहले कुंवर सेन ने दी थी। ठीक है, कंवर सेन जो कि 1948 में थे, उन्होंने कहा था कि राजस्थान तक थार डेजर्ट में कोई ऐसी नहर पहुंचाई जानी चाहिए जिससे वहां के लोग भी अच्छे से इरिगेशन कर सकें। ठीक है, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई कर सकें और साथ साथ में वहां पर एग्रीकल्चर भी हो सके। तो इसका जो थीम था वो कंवर सेन ने 1948 में। ओके, अब देखिए उसके बाद ये कैनाल प्रोजेक्ट फिर कब शुरू किया गया? 10 साल के बाद। देखो थीम सबसे पहले गवर्नमेंट के सामने किसने रखी? 1948 में कंवर सेन ने। ठीक है, और उसका प्रोजेक्ट तैयार कर दिया गया 31 मार्च 1958 में। प्रोजेक्ट तैयार हो गया और काम शुरू हो गया उस पे। ठीक है, प्रोजेक्ट तैयार हो गया, काम शुरू हो गया और ये नहर बिल्कुल बनाने के लिए तैयार कर दी गई। नहर कहां से ओरिजिनेट की गई थी? हरिके बैराज, पंजाब, सतलुज रिवर। हरिके बैराज जो भाखड़ा नंगल के नजदीक है, हरिके, क्या नाम है? हरिके बैराज पंजाब से शुरू की गई थी और पाकिस्तान के बॉर्डर 40 किलोमीटर तक हमें उसको पैरेलल लेते हुए जाना था आगे तक। ठीक है, कहां से शुरू की गई? हरिके बैराज पंजाब। ठीक है, कौन सा? भाखड़ा नंगल डैम के नजदीक पड़ता है, तो वहां से शुरू की गई। पाकिस्तान के बॉर्डर उसको 40 किलोमीटर तक ले जाना था आगे तक, थार डेजर्ट एरिया में पहुंचाना था, मरुस्थली एरिया जो राजस्थान के वहां तक उसको पहुंचाना था ताकि इरिगेशन का काम अच्छे से हो सके। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी जो थी, जो प्लान की गई थी, टोटल जो लेंथ प्लान है इसकी वो 9060 किलोमीटर के लगभग है। मतलब कि बॉर्डर एरिया के साथ साथ तो जाएगी ही, अंदर के लिए भी, जैसे राजस्थान का जो एरिया पड़ता है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागपुर, जोधपुर है। ठीक है, ये सारे एरिया, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर और चूरू एरिया। ठीक है, चूरू एरिया में ये पहुंचानी थी। नागपुर मैंने गलत लिख दिया, नागपुर नहीं लिखना चाहिए था। ओके, तो देखिए पैरेलल पाकिस्तान के बॉर्डर से बहती हुई ये 40 किलोमीटर दूर तक पहुंचाई गई है पाकिस्तान के बॉर्डर तक। ठीक है, ओके, और टोटल लेंथ कितनी हो जानी है इसकी? 9060 किलोमीटर की तैयार करनी है हमें, अलग अलग एरिया में इसको भेजना था। ठीक है, तभी इसकी लेंथ कितनी हो जानी थी? 9060 किलोमीटर। ओके, अब देखिए टोटल इरिगेशन कितना किया जाएगा इससे? 9.63 लाख हेक्टेयर एरिया, मतलब कि हेक्टेयर एरिया इतने किले इससे सिंचित किए जाने थे, इससे सिंचित किया जाना था। एक बार दोबारा समझिए, एक बार आप दोबारा से समझिए इसको कि इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र जो है, इंदिरा गांधी नहर योजना है, कंवर सिंह की प्लानिंग थी और उसे कैनाल प्रोजेक्ट ये 31 मार्च 1958 में शुरू कर दिया गया।
ठीक है, शुरू कर दिया गया। और ये ओरिजिनेट हरीके बैराज से हुई पंजाब से, ठीक है, और इसको पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक 40 किलोमीटर ले जाया गया और इसको थार डेजर्ट में मरुस्थली यानी राजस्थान तक पहुंचाना था। टोटल एरिया जो प्लान किया गया में कितना एरिया इससे सिंचित होगा, कितने एरिया तक नहर पहुंचाई जाएगी, वो 9060 किलोमीटर था। 9060 किलोमीटर 9000 और 60 किलोमीटर तक एरिया तक पहुंचानी थी। इससे कितना एरिया सिंचित किया जाना था, इससे 19.63 यानी कि 19.63 यानी कि 19.63 लाख हेक्टेयर एरिया सिंचित किया जाना था। इतना एरिया इससे सिंचित किया जाना है, ठीक है। तो अब देखो इस नहर से 70% जो इरिगेशन होता है वो नहर के फ्लो से हो जाता है, पानी बहता हुआ आता है और उससे इरिगेशन कर लेते हैं। लेकिन जब पानी आगे बह नहीं पाता, स्लोप नहीं मिलता, ढाल नहीं मिलता, जब ढाल नहीं मिलता तो उसको लिफ्ट सिस्टम के थ्रू मोटर वगैरह लगाकर फिर आगे पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो लिफ्ट इरिगेशन से कितना एरिया सिंचित हो रहा है 30% और डायरेक्ट फ्लो से कितना हो रहा है 70%। इंदिरा गांधी नहर योजना जो 1958 में शुरू हुई उससे 70% तो फ्लो यानी कि पानी जो बह के आता है उससे इरिगेटेड हो जाता है और 30% जो लिफ्ट सिस्टम से, जब पानी ऊपर नहीं चढ़ता, आगे नहीं बढ़ता, अगर ढाल जो ऊंचा हो जाता है एरिया, उस समय उसको लिफ्ट सिस्टम से आगे नहरों में पहुंचाया जाता है, मोटर वगैरह लगा दी जाती है और आगे पहुंचा देते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेज में पूरा हुआ है। स्टेज 1 जो 1960 में शुरू हुई, स्टेज 1 1960 में शुरू हुई, 1960 में। उस समय जहां जहां नहर बनाई गई वो हनुमानगढ़ था, बीकानेर था, गंगानगर था। जहां पर स्टेज 1 शुरू की गई, जहां पर ये नहर बनाई गई वो हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर एरिया था और टोटल कमांड एरिया कितना तय किया जाना था 19.63 में से 5.53 हेक्टेयर किलोमीटर या लाख हेक्टेयर किलोमीटर जो है जो 5.53 लाख हेक्टेयर एरिया सिंचित किया जाना था, ठीक है। तो ये हमारी स्टेज 1 थी इंदिरा गांधी नहर कैनाल क्षेत्र की, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए ये कैनाल 31 मार्च 1958 को शुरू की गई, हरीके बैराज से शुरू की गई है, पाकिस्तान के बॉर्डर 40 किलोमीटर तक लेके जाएंगे। टोटल एरिया कितना होना है नहर का 9060 किलोमीटर, ठीक है। टोटल एरिया कितना इरिगेट होगा 19.63 लाख हेक्टेयर एरिया इरिगेट होगा, सिंचाई की जाएगी। कौन कौन सी एरिया में सिंचाई की जाएगी? स्टार्टिंग में स्टेज 1 में हनुमानगढ़ को चूज किया गया, उसके अलावा गंगानगर को टारगेट किया गया, बीकानेर को टारगेट किया गया, इन सारे एरिया को टारगेट किया गया और टोटल कमांड एरिया 5.53 लाख हेक्टेयर चुन लिया गया। इस एरिया में सिंचाई की जानी थी। 70% तो गंगा जो नहर होती है इंदिरा गांधी नहर, उसके फ्लो एरिया यानी कि पानी बहता हुआ आता है, स्पीड से आता है, आराम से इरिगेशन हो जाती है और 30% जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता उसको फिर चैनलिंग करते हुए, लिफ्टिंग करते हुए आगे पहुँचाया जाता है, ठीक है। सेक्शन स्टेज 2 मतलब कि नहर का आगे काम शुरू हुआ 1980 में, ठीक है। स्टेज 1 1960 में तैयार हुई और स्टेज 2 जो है 1980 के बाद तैयार होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। 80 के बाद 1980 में स्टेज 2, 1960 में स्टेज 1 कंस्ट्रक्शन, ओके। तो देखिए ये स्टेज 2 का कंस्ट्रक्शन बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पहले भी बीकानेर था लेकिन वो वेस्ट पार्ट और अब जो है बीकानेर का काम आगे शुरू हुआ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू एरिया में पहुंचा दी गई। ये जो नागपुर लिखा हुआ बेटा ये गलत लिख दिया गया है, इसे गलती से लिख दिया जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू एरिया। इस एरिया में प्लानिंग की गई स्टेज 2 की, ठीक है। स्टेज 2 की गई और 14.10 जो है हेक्टेयर एरिया को टारगेट किया गया। पिछली बार कितना था 5.53, फर्स्ट स्टेज में 5.53, दूसरी स्टेज में 14.10 हो गए ना 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया टोटल हो जाता है। पहले वाले में 5 लाख, दूसरे वाले में 14 लाख, 14 लाख, ठीक है। इस तरह से 19 लाख का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर किलोमीटर एरिया या टोटल हेक्टेयर एरिया इसका हो जाता है, ठीक है। 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इनको जोड़ दिया गया और स्टेज 2 जो है वो 1980 में शुरू की गई थी, 1960 में स्टेज 1 और स्टेज 2 इसमें। इसके बेनिफिट क्या हुए? राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर योजना बनाने का फायदा सबसे बड़ा
अफोरेस्टेशन हुआ, जंगल लगाया गया। अब देखो कि जहां जहां नहरें पहुंच चुकी थी 9000 किलोमीटर के दायरे में इसको पहुंचाना था, तो जहां जहां तक ये नहर पहुंची, इंदिरा गांधी नहर पहुंची, उसके आसपास पेड़ों के जो जंगल खत्म हो गए थे वहां पर जंगल या पेड़ दोबारा से उगाने शुरू किए गए और वहां पर अब बहुत बढ़िया ढंग से अफोरेस्टेशन यानी कि वनीकरण हो चुका है, बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है, ठीक है। और पास्चर डेवलपमेंट किया गया। पास्चर मतलब कि घास के मैदान जो भेड़ बकरी को चराने के लिए होते थे, वो प्लानिंग वहां पर तैयार की गई, वो प्रोग्रामिंग कैड के थ्रू किया गया, कैडर एरिया डेवलपमेंट। कैड का मतलब होता है कैडर एरिया डेवलपमेंट, मतलब जो कमांड क्षेत्र में आएगा, नहर कमांड क्षेत्र में जो भी एरिया आएगा वहां पर अफोरेस्टेशन यानी कि जंगल लगाए गए और वहां पर घास भूमि को तैयार किया गया। पास्चर माने घास भूमि को तैयार किया गया, ठीक है। तो ये कैड एरिया में मतलब कैडर एरिया में इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में देखा गया, ओके। और बेनिफिट क्या हुआ, आगे देखिए बेनिफिट नंबर 2, फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बड़े बदलाव देखे गए, एग्रीकल्चर में बहुत बड़े बदलाव देखे गए। एग्रीकल्चर जहां जिस एरिया में पहले नहीं होती थी, इरिगेशन की वजह से राजस्थान के थार डेजर्ट में बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होने लगी, ठीक है। और लीव स्टॉक प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लीव स्टॉक मतलब कि जानवर जो यानी कि जो पशुपालन करने वाले लोग थे, जिनके पास पशु थे, उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी मतलब कि अब वो ज्यादा लेवल पे जानवर रखने लगे और ऊन उतारने के लिए भेड़ वगैरह रखने लगे, ठीक है। और जो बकरियां भी रखने लगे अपने साथ, तो आप देखोगे उनकी जो अर्निंग पहले कम होती थी वो अब बहुत बढ़िया हो गई, ठीक है। तो कितने फायदे हुए, बहुत सारे फायदे हुए। इंदिरा गांधी नहर बनने से वहां पर पानी का वाटर टेबल जो था डाउन चला गया था, वो ऊपर आ गया, बहुत सारे फायदे हुए। राजस्थान के लोग जो पहले एग्रीकल्चर नहीं करते थार डेजर्ट के आसपास, वो एग्रीकल्चर करने लगे। तो कितना अच्छा काम हुआ इंदिरा गांधी नहर कमांड बनने से, प्लानिंग होने से कितना अच्छा काम हुआ, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, कई बार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, नहर बनाते हैं, कई बार डैम तैयार करते हैं, कई बार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करते हैं, कई चीजें हम करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं हमेशा फायदा ही हो, कई बार नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँगी कहीं पे आप डैम बना रहे हो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगा रहे हो, वहाँ पे बिजली बना रहे हो, इरिगेशन के लिए पानी दे रहे हो, तो उससे नुकसान भी तो हो सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ नर्मदा नदी पर जब डैम बनाया गया सरदार सरोवर, जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पर, ठीक है, तो जब ये डैम बना तो उसकी वजह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है पानी में डूब गए और वहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। तो जरूरी तो नहीं हमेशा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने से या डेवलपमेंट करने से विकास हो जाएगा और नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ तो प्लानिंग करना होगा, कुछ तो मेथड निकालने होंगे। जैसे कि पिछले 40 साल से लास्ट 4 डिकेड्स मतलब पिछले 40 साल से बहुत बड़े लेवल पे डिग्रेडेशन हुआ है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम में आ गया है। कैसे, आप देखो कि लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, जमीन खराब हो रही है, ज्यादा क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, जमीन खराब हो रही है। तो क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर पॉइजन हो गया है पूरी तरह से, वाटर पोल्यूशन हो गया है। मतलब कि डेवलपमेंट करने के लिए इंसान आगे बढ़ रहा है लेकिन नेचर का नुकसान वो कर रहा है, ठीक है। तो पिछले 40 साल में यानी कि लास्ट 4 डिकेड्स में बहुत बड़ा फिजिकल इन्वायरमेंट में लॉस हुआ है। तो कैसे किया जाए, फिर इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, या फिर आगे जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए क्या तरीका होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ताकि नेचर को नुकसान भी ना पहुंचे और ह्यूमन का डेवलपमेंट भी ना रुके, मानव विकास करता रहे और नेचर का भी नुकसान ना हो। उसके लिए हमें जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। वाटर मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसको हमें बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अगर आप उसे सख्ती से लागू नहीं करोगे तो आप देखोगे पानी का वेस्टेज भी होगा और ओवर इरिगेशन होगा। ओवर इरिगेशन होगा तो क्या होगा, ओवर इरिगेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो नहर कमांड के स्टार्टिंग में एरिया आएंगे वो तो इरिगेशन बढ़िया कर लेंगे, जो लास्ट में एरिया होंगे उनके यहाँ पर इरिगेशन हो नहीं पाएगी। मान लीजिए अगर पंजाब में ये शुरू हुआ,
नहर कमांड क्षेत्र शुरू हुआ तो वहां पर तो अच्छा इरिगेशन हो जाएगा, और लास्ट में जब पहुंचेंगे, मान लीजिए गुजरात बॉर्डर तक जब पहुंचा जाएगा या फिर उसके नजदीक से होंगे तो फिर पानी नहीं पहुंचेगा। तो ओवर इरिगेशन की वजह से कई बार सोयल इरोजन भी हो जाता है, और आगे आने वाले जो एरिया है उसमें पानी भी कई बार नहीं पहुंच पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, इसको लगाना होगा। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया तो पानी सब जगह पर बराबर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, और वेस्टेज होगा। ओके, दूसरा पॉइंट है क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा चेंज किया जाए। इस एरिया में मान लिया कि नहर पहुंच गई है, इंदिरा गांधी नहर उस एरिया में बीकानेर, बाड़मेर और जो चूरू एरिया है, जोधपुर एरिया, वहां पर पहुंच गई है। मान लिया कि वहां पर नहर पहुंच गई है, लेकिन अगर वहां पर उस नहर का ज्यादा, ये निर्देश एक मिनट बेटा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, कि जो वाटर मैनेजमेंट यानी कि जो बराबर सब तक पानी पहुंचेगा उसका जो मैनेजमेंट किया गया है उसको फॉलो करना जरूरी है। चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे वो जो है जोधपुर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, उसको फॉलो करना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है क्रॉपिंग पैटर्न। भाई मान लिया कि नहर पहुंच गई है, पानी आ गया है, तो क्या आप उस पानी को वेस्ट करोगे, वहां पर चावल उगाओगे? चावल मत उगाइए, ऐसी फसल उगाइए जो वहां के अकॉर्डिंग हो सकती है, जिसमें पानी की कम जरूरत पड़ती हो। जैसे मैं ये कहूंगी अगर चावल के बजाय गेहूं उगाए जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे, गेहूं कम पानी में हो जाते हैं। अगर उसकी जगह कॉटन उगाई जाए तो क्या दिक्कत है? कम पानी में आप ऐसी फसल उगाइए वहां पर जो कि वहां पर आसानी से कम पानी में हो सकती हो। अब आप अगर चावल की फसल वहां पर करने लगोगे तो सारा पानी तो आप मान लीजिए खुद ही यूज कर लेंगे, फिर बीकानेर तक क्या पहुंचेगा? बीकानेर तक, जोधपुर तक, बाड़मेर तक क्या पहुंचेगा? पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसी फसल करनी है। क्रॉपिंग पैटर्न पे ध्यान देना है। अवॉइड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप होती है वो मत लगाइए वहां पर जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। आप ऐसी फसल उगाइए जो कम पानी में हो सकती है। बाजरा हो जाएगा आराम से, चने की फसल हो जाएगी, उसमें आप सरसों की फसल भी कर सकते हो, कम पानी में हो जाती है, गेहूं भी कर सकते हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ऐसी फसल करनी है जो कि कम पानी का यूज करती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ग्रो प्लांटेशन क्रॉप, ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाओ वहां पे। और राजस्थान एरिया में जैसा उनका क्लाइमेट है वहां पर सिट्रस फ्रूट, खट्टे रसदार फल बहुत अच्छे उग सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्लाइमेट बहुत ज्यादा है, मतलब कि 45 से ऊपर टेम्परेचर होता है। तो ऐसे में जो खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, संतरा, मौसमी, ठीक है, करौंदे के पेड़ हो गए, करौंदे, नींबू, संतरा, मौसमी, और आंवला के पेड़ लगाए जा सकते हैं, सहतूत के पेड़ लग सकते हैं। तो ऐसे प्लांट लगाइए जो उस एरिया के अकॉर्डिंग सिट्रस फ्रूट हो। तो वो क्या है, पानी भी कम यूज होगा और प्लांटेशन भी हो जाएगा और आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। अगर आप वहाँ पे ऑरेंज लगाते हो या फिर वहाँ पे आप आंवले के पेड़ लगाते हो या फिर कई बार बेरियां भी लगाई जाती है। जो बेर होते हैं ना, बेर मोटे मोटे बेर होते हैं, हमारे राजस्थान से चोमू साइड से बेर आते हैं, चोमू साइड से, जयपुर चोमू साइड से बहुत बेर आते हैं, मोटे मोटे बेर आते हैं, बाबू बेर आते हैं। तो ऐसा कुछ लगाया जा सकता है। तो क्रॉपिंग मतलब कि प्लांटेशन अगर करते हो तो ऐसा प्लांट करो जो कम पानी में हो जाए और नहर के पानी का कम से कम यूज करते हुए उसे आगे बढ़ने दिया जाए ताकि सब एरिया तक वो इंदिरा गांधी नहर पहुंच सके, ठीक है। अब 4th पॉइंट है वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी को ठीक करना, शुड बी रिक्लेम्ड, कि जो एरिया में वाटर लॉगिंग हो गया है, वाटर लॉगिंग मतलब ज्यादा नहर का पानी यूज किया और आप देखोगे मिट्टी जो है कट जाती है और बह जाती है। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि उसमें वाटर की लॉगिंग हो गई है, लाइनिंग बन गई है, कट गई है मिट्टी सारी, सॉइल इरोजन हो गया है। अगर सॉइल इरोजन हो गया है तब उस एरिया में, या फिर सैलिनिटी, ज्यादा पानी यूज करोगे तो मिट्टी खराब हो जाती है, जैसे कि खारी हो जाती है। कई बार नहर का पानी है, सतलुज कैनाल का पानी है, अलग अलग एरिया से आ रहा है तो उसमें सैलिनिटी भी मिल सकती है, उसमें खारापन भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर ज्यादा यूज करोगे तो उसके अंदर खारापन बढ़ जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी और उस वजह से नुकसान हो सकता है। उसको दोबारा से रिक्लेम किया जाना चाहिए। अब रिक्लेम कैसे कर सकते हो? दूसरी जगह की मिट्टी उसमें ऐड करनी होगी, किसी और जगह से उसमें मिट्टी ऐड करनी होगी जिसमें ह्यूमस हो और बहुत सारी जो फसल के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो उसमें हो, तभी आप उस एरिया को ठीक
कर सकते हो, तभी वो रिक्लेम हो सकती है। मतलब कि अगर वाटर लॉगिंग हो रही है, मान लीजिए सोइल इरोजन हो गया है, मिट्टी वहां से कटकर चली गई है, बहकर चली गई है और वहां पर टेढ़ी मेढ़ी जमीन हो गई तो उसको ठीक करना पड़ेगा। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, राजस्थान में ज्यादातर बाड़ों के टिब्बे मिलते हैं, बरखान मिलते हैं, बरखान और सैंड ड्यून बहुत मिलते हैं। तो ऐसे में सैंड ड्यून कई बार तेज हवा चलती है, सैंड ड्यून उड़ जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, वो जमीन पूरी खाली हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो ऐसे एरिया को ठीक किया जाना चाहिए, वहां पर ग्रासलैंड या फॉरेस्ट लगाया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, और लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्प। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उस एरिया में किसानों की मदद करनी है तो पैसे से मदद करनी होगी और उनकी इंस्टीट्यूशनल मदद करनी होगी। मतलब कोई ऐसा संस्थान बनाइए जहां पर वो किसान आए, इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, बीकानेर, बाड़मेर और जो भी एरिया का है, वो सब उस एरिया में आए और उस संस्थान में, यानी कि कोई ऐसा ऑफिस जिसमें वहां के किसान आ जाएं और वहां पर वो बता सके उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, और ऊपर से फाइनेंशियल हेल्प की जाए, उनकी पैसे की मदद की जाए। तो अगर ऐसा होता है तब आप देखोगे कि एक बहुत बेहतरीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये तरीके हैं इसके जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेसन में हमने इतना ही है, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। हमने पढ़ा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भरमौर एरिया को टारगेट किया गया, भरमौर ट्राइबल पीपल एरिया, ठीक है। आपको याद है वहां पर आपने होली और भरमौर को टारगेट किया था, होली और भरमौर को समझ लिया था कि भाई कहां पर कैसे कैसे क्या प्लानिंग किया गया और उसको कैसे ठीक किया गया। और दूसरा केस स्टडी हमारा राजस्थान नहर थी, उसको हमने स्टडी किया कि भाई कहां से निकाली गई, कहां पहुंचाई गई, कितने किलोमीटर की रही, 40 किलोमीटर राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, और अंदर की तरफ कितना 9000 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर की तरफ ये बीकानेर बाड़मेर की तरफ फैली हुई है। 9000 किलोमीटर का टारगेट किया गया, 2 स्टेजेस में पूरी हुई, स्टेज 1 स्टेज 2, स्टेज 1 90-60, स्टेज 2 90-80 में पूरी हुई, ठीक है। बेनिफिट क्या हुए, जंगल लगाए गए और पास्चर लैंड का डेवलपमेंट किया गया कैडर एरिया में। CAD का मतलब कैडर नहर कमांड क्षेत्र। टोटल कितना इरिगेशन, 90 लाख हेक्टेयर, टोटल कितना इरिगेशन इस लैंड से, 90 लाख हेक्टेयर। पहले स्टेज में कितना, 5 लाख हेक्टेयर, दूसरी स्टेज में कितना, 14 लाख हेक्टेयर। इतना एरिया इरिगेशन किया गया और फिर उससे फायदा एग्रीकल्चर को भी हुआ और जानवरों के जो ग्रुप होते थे या फिर जो ट्राइबल जो वहाँ राजस्थान के जो चरवाहे थे, वो जो पशुओं को चरा के लाते थे, उनको भी फायदा हुआ। तो इस तरह से इंडिया में प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइम टू टाइम किया गया है। टारगेट एरिया भी और रीजनल प्लानिंग भी अलग अलग टाइम पे की जाती है। किसी एरिया को टारगेट करके भी कर सकते हो, रीजनल प्लानिंग भी हम कर सकते हैं। तो आज इस लेसन में इतना ही, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।